हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बढ़िया चल रही होगी। नहीं जी सर, बढ़िया चल रही है। अरे बढ़िया चलना भी चाहिए दोस्त। इतना मेहनत आप कर रहे हैं, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, दोनों आदमी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है कि नहीं? तो वैसे ही मीठा फल लेने के लिए एक बार और आपके सामने मैं हिंदी मीडियम का ऑब्जेक्टिव का सेट लेके आ गया हूं, लेकिन इस बार चैप्टर चेंज है। पिछला 3 वीडियो मैंने अर्धचालक से डाला था और अब जो मैं डालूंगा एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 12 जिसको परमाणु कहा जाता है, उससे मैं 30 सवाल चुन के लाया हूं और यही सवाल यहां से चुन के बोर्ड ऑफिस अपने यहां क्वेश्चन में डालेगा। तो दोस्त मजे के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो मैं हूं प्रिंस सर और सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्त चलिए, हम है प्रिंस सर, देखिए यही मेरा फोटो है। बूम बूम फिजिक्स हमारा टेलीग्राम, प्रिंस सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम, 780882 जो नंबर दिख रहा है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, और ये यूट्यूब चैनल। जो आपके दोस्त नहीं जानते उनको कृपया बता दीजिए। और देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी को अभी सब्सक्राइब कर डालो। अगर आप सब्सक्राइब कर डालोगे तो आगे के वीडियो में और ज्यादा मजा आएगा, समझ रहे हो ना बात को? और आज तो भयंकर भयंकर ट्रिक बताने वाले हैं, पूरा का पूरा आग लगा देने वाला ट्रिक बताएंगे। और ऐसा ट्रिक बताएंगे जो तुम्हारे आसपास का कोई नहीं जानता होगा, केवल तुम जानोगे, तुम बताना दूसरे को, ठीक है ना? चलिए दोस्त, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना मजेदार तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका आएगा, है कि नहीं? देखिए एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। ये देखिए क्वेश्चन आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कैथोड किरणें होती हैं। अच्छा, कैथोड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड रेज आर एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है दोस्त। नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए मैं यहां पे रखूंगा नाम उसका, डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरा रहता है। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या भरा रहेगा? गैस। और अगर हम इसमें प्रेशर को एकदम लो कर दें, प्रेशर को क्या कर दें? लो कर दें। तो प्रेशर को लो करने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन का फव्वारा निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन का लगातार फ्लो होने लगता है। और ये इलेक्ट्रॉन की जो नदी बह रही है उसी को आप कैथोड किरण कहते हैं। तो सवाल है कैथोड किरणें होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन में दे रहा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो न्यूट्रॉन है, क्या वो प्रोटॉन है, क्या वो फोटोन है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि यह इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मतलब आपका आंसर कौन होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। भैया न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन तो पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है, और फोटोन तो फोटोन न्यूट्रल, उदासीन, ये भी जीरो चार्ज वाला होता है। फोटोन का भी कोई चार्ज नहीं होता है ना दोस्त। तो चलिए, ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल 2 नंबर, निम्नलिखित नाभिकों में से सबसे कम अस्थाई कौन है? सबसे कम अस्थाई। देखिए अस्थायित्व की बात है अगर, कि अस्थाई सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सब लोगों को मालूम है कि अगर यहां पर हीलियम लिखा हुआ है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होगा, मतलब प्रोटॉन की संख्या 2 होगी। परमाणु भार 4 है, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या दोनों मिला देंगे ना तो 4 हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि यहां n निकालो तो n निकालेंगे, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, तो 4 में से तुम 2 घटा दोगे और आ जाएगा 2। प्रोटॉन की संख्या अगर तुमसे कहा जाए तो नीचे वाला प्रोटॉन की संख्या है 2। अब मैं बोलूंगा कि एक काम करो, n/p निकालो, तो n/p निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2/2, बराबर में आ गया 1। ठीक है, अभी चलो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना निकाल लिया ना। n निकाल लेना, न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाओ, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या ये नीचे वाला है। यहां पे देखो, फिर से मैं बोलूंगा n निकालो भाई, n निकालोगे तो 12 -6, प्रोटॉन की संख्या नीचे वाला 6। मैं बोलूंगा n/p निकाल लो, n/p आ जाएगा 6/6, फिर से आ गया हमारा 1। यहां से बोलूंगा मैं n निकालो, n निकालने के लिए बोलूंगा तो 16 - 8 आ जाएगा 8। प्रोटॉन की संख्या नीचे वाला वो है 8। मैं बोलूंगा n/p निकालो तो आ जाएगा तुम्हारा 8/8 आ जाएगा 1। यहां पे मैं बोलूंगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालो तो तुम कहोगे ओके सर 56 - 26 मेरा आ जाएगा 30। और प्रोटॉन की संख्या सर यहां आ गया 26। सर n/p का मैं रेशियो अगर निकालूं तो अब की बार 30/26 तो देखो इन सारे केसेस में आपको 3 पहले जो दिख रहे हैं, जो पहला 3 दिख रहा है इसका
n बाई पी का रेशियो 1 आ रहा है, इसका n बाई पी का रेशियो 1 आ रहा है, इनका भी n बाई पी का रेशियो 1 आ रहा है। तो बबुआ जिनका भी n बाई पी का रेशियो 1 है, जिनका भी n बाई पी का रेशियो 1 है, वो स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा अस्थायी होते हैं। अस्थायी तो ये भी है, जिनका नहीं है वो भी, लेकिन जिनका n बाई पी का रेशियो अनुपात 1 आ गया वो ज्यादा अस्थायी है। तो सर इसका 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, तो ये तीनों जो है ना ज्यादा अस्थायी हैं। कम अस्थायी कौन है? जिसका n बाई पी का अनुपात 1 नहीं आया, वो है हमारा कौन सा? ये फेरस। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा? फेरस होगा। समझ रहे बात को? ये वाला नहीं है, हमारा आंसर कौन सा होगा? डी होगा। बस ट्रिक दिमाग में बिठा लो, n बाई पी निकालेंगे, 1 आ गया ज्यादा अस्थायी है, n बाई पी निकालेंगे 1 नहीं आया कम अस्थायी है। क्लियर है? बहुत बेहतरीन सवाल था और ये आप लोगों को एकदम ध्यान से देख के इसको कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक का घनत्व कितना होता है? देखिए नाभिक का घनत्व अगर निकालने की बात की जाए तो ये डाटा है जिसको आप याद कर सकते हैं, 2.3 गुना 10 के पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब, ये नाभिक का घनत्व है और ये आपको याद होना चाहिए। 2.3 गुना 10 के पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब। सर यहां पे ढूंढते हैं 2.3, सर 2.29, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सर और ये सर, तो -17 है, ये नहीं होने वाला। सर 2.3 तो नहीं है, लेकिन जब इसका राउंड फिगर करिएगा ना 2.29 का, 2.29 का, आपको तो मैंने पढ़ाया राउंडिंग फिगर, 2.2 के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है तो आप इसको 3 कर दो, गुना 10 के पावर 17 का 10 के पावर 17, तो आपका जो आंसर ये वाला है वो इससे मैच करता है। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? बढ़िया, अच्छा लगा? पिछला वाला और ये वाला अगर पसंद है तो लाइक दबा दो, लाइक दबा दो। पिछला वाला अगर तुमको ट्रिक ज्यादा बेहतर लगा है तो प्लीज लाइक दबा दो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होने वाला है? एक AMU बराबर होता है, मुझे ये पता करना है कि पहले AMU है क्या। बबुआ मैं बता दूं तुमको, AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बबुआ हिंदी में क्या बोलेगा उसको? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, देखिए देखिए, परमाणु द्रव्यमान मात्रक हिंदी में बोलते हैं उसको। और AMU क्या होता है? AMU मैं आपको बता दूं, एक AMU जो होता है कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12 भाग होता है। कार्बन 12 के द्रव्यमान का कौवा भाग होता है? 1/12 भाग। तो कहेंगे मतलब ये कार्बन 12 का अगर मुझे द्रव्यमान निकालना होगा तो मोलर द्रव्यमान बटा में अवोगाड्रो नंबर 1/12, 12 से 12 कैंसल और यहां से आ जाएगा 1/Na, 1/Na, 1/Na का मतलब Na अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 के पावर 23, और इसको जब आप करोगे तो आ जाएगा 1.67 10 के पावर -27 केजी। और भाई ये होता है केजी में एक AMU के बराबर। 1.67 इंटू 10⁻27 केजी इज इक्वल टू 1 AMU, और AMU को एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान मात्रक। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। चलो दोस्त, अगर पसंद आया तो दोबारा बता रहे हैं, लाइक कर लो। चलिए हटा देते इसको, सवाल को स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं सामने से, ठीक है। चलो मैं सभी दोस्तों को बता दूं कि हमारे यहां टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है ना। हर संडे को हम लोग क्या करते हैं, 12th क्लास के बच्चों के लिए एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं, और आज भी टेस्ट सीरीज हुआ, क्योंकि आज भी संडे है ना, 20 नवंबर। आज जो हुआ है शायद अर्धचालक का हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। कितने बच्चों का बढ़िया एग्जामिनेशन गया? 50 नंबर का हम लोगों ने एक सेट चलाया था। 50 क्वेश्चन में जितने लोगों का 45 प्लस आने वाला है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मेरा 45 प्लस आएगा, मेरा 45 प्लस आएगा, है ना। आप लोग जरूर बताएं हमें कितना आने वाला है। अगला जो हमारा टेस्ट होने वाला है 27 नवंबर को होने वाला है, टाइमिंग 10 बजे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट देने के लिए हमारे पास पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़िए दोस्त, टेस्ट देने आप हमारे यहां आ जाइए। आपका भविष्य बनेगा, इससे ज्यादा खुशी, आपसे ज्यादा खुशी हमें हो जाएगी। समझ रहे बात को ना। अगर आपका बढ़िया रिजल्ट बनता है, चाहे आप किसी भी शिक्षक के पास पढ़ते हो, शिक्षक सब बढ़िया पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं, यही कारण है कि आपका रिजल्ट गड़बड़ होता है। आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, इसका दोषी आपका टीचर नहीं बनेगा, आप खुद बनेंगे। तो चलिए मिलकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपके सर ने जो पढ़ाया वो सबसे बेहतर है,
तो चलिए मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। 27 नवंबर को आप हमारे यहां आ जाइए, 5 रुपया बस आपको जमा करना है दान पेटी में और टेस्ट देना शुरू कर देना है, समझ रहे बात को, और फिर डिस्कशन आपको यहीं से मिल जाएगी। इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। इस क्वेश्चन में क्या है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। देखिए एक्चुअली अर्ध आयु और औसत आयु में संबंध पूछ रहा है ये। देखिए सब में अर्ध आयु औसत आयु ही है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर अर्ध आयु की बात की जाए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, तो ये वाली चीज होती है अर्ध आयु का सूत्र। ये बड़का टी अर्ध आयु है। तुमको मालूम है औसत आयु के लिए जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, तो टाउ इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आया था। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, तुम बोलना 0.693 इंटू 1 बाय लैम्डा लिख सकता हूं ना मैं। और ये 1 बाय लैम्डा को मैं क्या बोलूंगा, 1 बाय लैम्डा को मैं क्या बोलूंगा, टाउ बोलूंगा मैं। तो t इक्वल टू 0.693 इंटू टाउ, बड़का t बराबर 0.693 इंटू टाउ। ये t अर्ध आयु है, मतलब अर्ध आयु बराबर 0.693 इंटू औसत आयु। और अभी आप देख लो ये वाली चीज डी नंबर, अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु। और हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी आप याद रखोगे दोस्त, ये भी याद रखोगे, ये भी याद रखोगे। मतलब कि औसत आयु का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है सर, 6 नियतांक होता है। डीके कांस्टेंट बोलते हैं इसको, डीके कांस्टेंट। हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट अलग अलग होता है। हर रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो 6 नियतांक होता है अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होता, याद नहीं कर पाओगे, अलग अलग होता है, दिया रहेगा क्वेश्चन में। और अर्ध आयु के बाद अर्ध आयु का फॉर्मूला आपका ये है, समझ रहे हो बात को। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करते हैं। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। देखो भैया यहां पर फोटोन, फोटोन क्या है, जैसे परमाणु के बारे में डाल्टन भाई साहब ने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा वाला कण है, सबसे छोटा वाला। उसी तरह लाइट जिससे मिलकर बना होता है ना, सबसे छोटा वाला कण, उसी को आप फोटोन बोलते हो। मतलब प्रकाश किससे मिलकर बना होता है, तो फोटोन से मिलकर बना होता है। और हर फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है भैया, और फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू के बराबर होती है। जितनी भी फोटोन होती है ना, हर फोटोन की, फोटोन क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी है, और उस बंडल में एनर्जी निश्चित होती है, इतनी एनर्जी होगी, और वो एनर्जी कितनी होगी, h न्यू होगी। और यहां पर फॉर्मूला में आपको फ्रीक्वेंसी, ये h आपका प्लांक कांस्टेंट और ये न्यू फ्रीक्वेंसी, लेकिन इस फॉर्मूला में कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो आप काम करो, सब में देखो वेवलेंथ है, लैम्डा तरंग है, तरंग है, तरंग है। तो एक काम करो ना, आपको तो मालूम है ना कि आवृत्ति बराबर c बाय लैम्डा, बस। तो E बराबर h का h रहने दो और न्यू की जगह पे c बाय लैम्डा रख दो। तो देखो यही है फोटोन की एनर्जी, h c बाय लैम्डा, और h c बाय लैम्डा बी नंबर ऑप्शन में है, आप आराम से क्लिक कर सकते हैं, है कि नहीं। मजेदार सवाल था ना। चलिए ये भी सवाल आसान था, बेहद आसान था। देखिए सवाल सारे आसान ही होते हैं, मैं भाई बार बार बोल चुका हूं, सवाल आसानी होता है, आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। बस प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगा। ये देखो, ये तो आपके सेंटर टेस्ट में पूछा हुआ सवाल है, बता दो हाँ या ना। कितने लोगों ने सेंटर टेस्ट दिया है, सर ये दिए थे लेकिन याद नहीं है, दिए केवल जाके सर नाम एड्रेस लिख के आ गए थे, ऐसा है ना। चलो कोई बात नहीं। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। देखो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम वैसा ही होता है जैसे इंद्रधनुष होता है, रेगुलर, कंटिन्यूअस, सतत, निरंतर, जो बोलना है बोल लो, है ना। जैसे इंद्रधनुष रेगुलर होता है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश जो निकलता है उसका स्पेक्ट्रम भी रेगुलर होता है। तो यहाँ पे रेगुलर में सतत, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सर रेखिक स्पेक्ट्रम भी होता है, हाँ, परमाणु के कारण से जब स्पेक्ट्रम बनेगा ना तो वो रेखिक होगा। परमाणु का जो स्पेक्ट्रम, परमाणु से भी स्पेक्ट्रम बनता है। जब उच्च कक्षा से निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है ना जंप करके, तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लूज करता है, रेडिएट करता है, और जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो रेखिक होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम होता है। बट अभी सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम पूछ रहा है, तो वो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 7 नंबर क्वेश्चन के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। यहां पे देखो कौन सा विकल्प अशुद्ध है, सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा विकल्प अशुद्ध है हाइड्रोजन परमाणु में बोर मॉडल में। देखो हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में, आपको हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पढ़ा था सर। उसमें 3 गो पोस्टुलेट अभिग्रेड दिए गए थे, और तीनों पोस्टुलेट के आधार पर बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के अंदर उसकी त्रिज्या का एक्सप्रेशन दिया, ऊर्जा का एक्सप्रेशन दिया, इन सारी चीजों का एक्सप्रेशन दिया, और आपने निकाला था। वही बताना है कि कौन सा सही है। देखो एनवी कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है।
ये सही है कि नहीं है। मैं आपको बता दूं, nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या निकालना है। nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है वो आपका एक्सप्रेशन आया था 0.53 इंटू n का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो? nवीं कक्षा की त्रिज्या 0.53 गुना n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो यहां से आपका त्रिज्या n यानी कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती हो गया, मतलब कि ये जो है वह हमारा सही है। ये जो बात इन्होंने बोली है कि nवीं कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां n कक्षा की संख्या है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी इसमें। दूसरा देखो, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब पता करना पड़ेगा कि सर ऊर्जा कितनी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। एनर्जी होती है nv ऑर्बिटल की -13.6 अब बाटा में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। nवीं कक्षा की ऊर्जा जो होती है -13.6 बटा में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि जो एनर्जी nवीं कक्षा की है वह n के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, न कि n के। तो ये वाला जो करेक्ट है वो आपका जो है बात जो है सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। भाई साहब ने ये बात गलत बोल रखी है। अगला देखो, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जी h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। भैया ये पहला ही बोर का नियम है कि जो कोणीय संवेग होता है वह हमेशा h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और इसी l को हमने लिखा था mvr बराबर nh/2 पाई। एकदम परफेक्ट बात है ये। कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, मतलब कि ये वाली बात भी जो बोली है उन्होंने सही बोली है। ए नंबर बात भी सही बोली है। डी नंबर बात पे आते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा मतलब U, उसका परिमाण गतिज ऊर्जा से अधिक होता है, बिल्कुल। और U बराबर आपको याद होगा हम लोगों ने ये प्रूफ करा था, U बराबर -2 के डबल होता है, गतिज ऊर्जा का डबल होता है, मतलब ये वाली बात भी सही बोली गई है। तो सवाल आओ कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो ए नंबर शुद्ध है, सी नंबर शुद्ध है और डी नंबर हमारा शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा हुआ? बी नंबर। तो हमारा यहां पर जो आंसर है इसका कि कौन अशुद्ध है, तो आप आंसर करोगे बी। समझ गए? थोड़ा टाइम टेकिंग था क्योंकि मुझे चारों ऑप्शंस क्लियर करने थे। चलिए चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आपको चारों ऑप्शन में कहीं से भी सवाल पूछेगा कर लीजिएगा। ये देखिए अब सवाल अगला, ये खूबसूरत सवाल होना चाहिए, बढ़िया सवाल है। अभी पिछला जो मैं समझा रहा था ना उसी में से एक सवाल निकल के आ गया आपके पास। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। उसकी दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? देखो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी में भी तुमको निकालनी हो, -13.6 बटा में कक्षा की संख्या के वर्ग से भागा दे देंगे, उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुमको ऊर्जा आ जाएगी। यहां पे कह रहे हैं कि दूसरी कक्षा में निकालना है, मतलब कि n बराबर तुमको ले लेना है कितना? 2। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमको n बराबर जब 2 ले लेना है ना तो बस एकदम इजीली ले लो, e और 2 ले लेना है। इसको दूसरी कक्षा की बात करनी है तो -13.6 अब बटा में n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां पर हमको लगता है कि -3 कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऑप्शन नंबर आपका यहां से ए हो जाएगा। बेहद आसान सवाल था ना दोस्त? पसंद आ रहा है वीडियो? लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, नहीं तो फिर एक काम करो शेयर कर दो और कमेंट में अपनी भावनाओं को बताओ कि सर मुझे कैसा लग रहा है, मेरी तैयारी ऐसी चल रही है। अगर आपको कोई समस्या है ना, अगर आपको कोई समस्या है, ये चैप्टर चल रहा है उसी से नहीं, आपको कहीं से किसी से चैप्टर से कोई समस्या हो तो आप कृपया जो है ना इस नंबर पर मैसेज कर दें, है ना, या कमेंट में कमेंट लिख दो, या इस बुम्बू फिजिक्स टेलीग्राम में आ जाओ, वहां पे मैं क्लास का रेगुलर नोट्स अपडेट करते रहता हूं। आज जो पेपर हुआ है उसका पेपर भी मैंने डाल रखा है, आप सारी चीजें वहां से ले सकते हैं। समझ रहे बात को? इंस्टाग्राम पे अगर मुझे आप फॉलो करते हैं तो छोटे छोटे रील बना के मैं ट्रिक्स आपको देता हूं। जैसे कोई बढ़िया सा क्वेश्चन हुआ, उसको ट्रिक के जरिए कैसे बनाएंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो के थ्रू, तो उसमें मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो खूबसूरत खूबसूरत आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन है,
जेड परमाणु क्रमांक की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए ऊर्जा की बात आ रही है, ऊर्जा की बात आ रही है, तो ऊर्जा जो होता है -RHC/n² इंटू जेड स्क्वायर होता है। ये औसतन किसी भी परमाणु क्रमांक के लिए। तो यहां पर बात आ गया कि जो ऊर्जा होगी जेड स्क्वायर के समानुपाती होगी। किसको होगी? जेड स्क्वायर के समानुपाती होगी। और यहां से आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो और ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? बी। देखिए कितना आसान सवाल है। अगर आपने क्लास के नोट्स पढ़ रखा है ना तो आपके क्लास के नोट्स से ही सारे सवाल आने वाले हैं। सब कुछ जानते हैं आप, बस प्रैक्टिस कर लेना है, ब्रशअप कर लेना है माइंड को, सारा कॉपी से ही आएगा। मैं बता रहा हूं ये सारे वीडियो देखने के बाद जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको सवाल इतने खूबसूरत, इतनी मोहब्बत हो जाएगी उन सवालों से कि सवाल देखिएगा और कलर कीजिएगा। समझ रहे बात को? तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए, बस आपको खूबसूरत खूबसूरत चीज मिलते जाएंगे। ये कारवां अभी रुकने वाला नहीं है। 15 चैप्टर दिसंबर के पहले मैं डाल दूंगा और उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन डालने का, फिर मैं डालूंगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन। मतलब मैंने एक कसम खा ली है, ठान ली है कि तुम्हारी जो परीक्षा है ना वो बेस्ट बना के ही छोड़ूंगा मैं। समझ रहे हो ना बात को? एकदम बढ़िया। थोड़ा आप मेहनत करो, थोड़ा हम करते हैं और बड़ा सा रिजल्ट लाके देते हैं। तो मोसले का सूत्र क्या है भैया? मोसले कौन थे और मोसले ने क्या बोला था? देखो मोसले ने, देखो एक बात सीधी सी है कि किसी भी पदार्थ से निकलने वाली जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति हमेशा उनके परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होता है। और ये भैया मोसले ने बोला था, ये भैया मोसले ने बोला था। लेकिन ऑप्शन में वो नहीं दिया है, ऑप्शन में वो नहीं दिया है। और शायद बोर्ड में सवाल है तो ये ऑप्शन में ना हो, यही सारे रहेंगे। तो अब हम लोग करते क्या है, यहां से अब क्या करेंगे, ये आवृत्ति निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। देखिए R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ऐसा कुछ करते हैं। ये फॉर्मूला लगाते हैं, n1 को 1 ले लेते हैं और n2 को इनफाइनाइट। और ऐसा लेने के बाद, ऐसी कहानी करने के बाद जो हमारी आवृत्ति आती है वो इस टाइप की आ जाती है तुम्हारी, मतलब कि न्यू समानुपाती z-1 का स्क्वायर। तो देखो वास्तविकता तो ये है, लेकिन फॉर्मूला से निकालने के बाद एक सिमिलर एक कंडीशन हो जाती है, और उस कंडीशन में ये वाला चीज मिलता है आपको। तो अगर आपको ऑप्शन में ये वाला दिखे तो आप आराम से मार दीजिएगा ये वाला समानुपाती z-1 का होल स्क्वायर। और अगर आपको ये दिख जाए, स्मैश देम, समझ रहे हो, फाड़ दो उसको वहीं पे, वहीं होगा, बाकी सारे खत्म, यही मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन में z-1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन में देखिए, ये देखो लेजर प्रकाश, लेजर नहीं है लेसर है, लेसर। तो लेसर प्रकाश के बारे में थोड़ा मैं प्रकाश डालूं। ये लेजर प्रकाश नहीं है, बल्कि ये प्रकाश का स्रोत है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। और कैसा सोर्स ऑफ लाइट सर? एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो कला संबद्ध होता है, कोहेरेंट सोर्स होते हैं, कला संबद्ध, और उसके बाद एक वर्णी, एक ही कलर का रंग देने वाले होते हैं ये। और इसके इसी गुण के कारण ये लंबी दूरी तक जाते हैं, और इसका प्रयोग भी हम लंबी दूरी मापने के लिए करते हैं। समझ रहे बात को ना? तो अगर आपसे पूछ दे कि लेसर का प्रयोग कहां करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि लंबी दूरी मापने के लिए हम लोग लेसर प्रकाश का प्रयोग करते हैं। तो एक बात बताइए, यहां पे मैंने क्या क्या बोला? ये कला संबद्ध होते हैं, फिर मैंने बोला कि ये एक वर्णी किरण ही बाहर निकालते हैं। तो लेसर प्रकाश केवल एक वर्णी होता है, बिल्कुल होता है, कला संबद्ध नहीं होता। नहीं, ये वाली चीज आप नहीं बोल सकते, नहीं होता नहीं बोलेंगे, होता है, केवल कला संबद्ध होता है, एक वर्णी नहीं होता। क्या यार, दोनों होता है, दोनों बताओ। न तो कला संबंध और न ही एक वर्णी, दत्त तेरी की, एक वर्णी और कला संबंध दोनों होता है। जी हाँ, और हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। याद रखिएगा, लेसर प्रकाश एक वर्णी और कला संबंध दोनों होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन में हाथ लगाते हैं हम लोग दोस्त। 13 नंबर सवाल, और बता रहे हैं 13 नंबर सवाल आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, और मुझे लगता है कि ये 12 नंबर सवाल से ही निकला हुआ सवाल है। समझ रहे हो ना? 12 नंबर सवाल से निकला हुआ है। वह युक्ति जिससे एक तीव्र, तेज, एक वर्णी समांतर, एक रंग वाली कला, उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। अभी तो बताया मैंने कि वह लेजर प्रकाश होता है।
वो कौन सा प्रकाश होता है? लेजर प्रकाश होता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी मेसर, रडार, एंटीना जानते हैं आप। अगला क्वेश्चन 13 के बाद 14 नंबर। देखो ये जितने भी सवाल है कॉपी कलम लेके बैठे हो, मुझे पता है तुम, और कॉपी कलम लेके आसान हो भारी हो फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना। कभी कभी क्या होता है, मूवी देखते हो, कभी कभी एक्टर दया करके छोड़ देता है किसी को, अरे यार इसको क्या मारना, ये तो ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, और साला विलेन हो जाता है, वहीं लास्ट में छुरा घूंट लेगा पीछे से। वहीं देखा था अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, वो शाहिद कपूर बना हुआ था राजा, और अलाउद्दीन खिलजी बना हुआ था वो रणवीर सिंह, सॉरी। तो रणवीर सिंह क्या करता है ना, एक बार तलवार के सामने आ जाता है उसके, शाहिद कपूर के, वो हीरो जो राजा थे, लेकिन राजा क्या है ना कि दान कर देते, जाओ मैं तुमको छोड़ देता हूं, और उन्होंने छोड़ दिया। अब वही नाग बन गया, और पता है कितना दर्द भरा मौत देता है उनको, धोखा देता है, काटता है। अगर वहीं पर काट दिया तो सारी कहानी खत्म हो जाती ना फिर। नहीं पद्मावती गिरफ्तार होती नहीं, क्या बोलते उसको, किडनैप होती, और कोई कांड नहीं होता, इतना बड़ा युद्ध बच जाता। तो बस मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी भी क्वेश्चन को हल्का मत समझो, हल्का है लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अरे विलेन है मार दो, काहे उसको हीरो बना रहे हो, छोड़ दोगे और उस दिन कांड कर देगा। बता रहे हो जिस दिन कांड करेगा ना, वो बता रहे बेटा पूरी की पूरी खा के बैठेगा तुमको, पूरी की पूरी खा के बैठेगा। ये सवाल देखो, एक्स किरण नलिका पर लगाया गया विभवांतर बढ़ाने से, अगर आप एक्स किरण की नलिका पर विभवांतर बढ़ाइएगा तो उससे जो विकिरण निकलेगी, सबसे पहले तो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, एकदम बढ़िया। और तीव्रता अगर बढ़ेगी, देखो तीव्रता बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगा, और ऊर्जा बढ़ने से यहां पे देखो, ऊर्जा अगर बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। तो दो चीजें होती हैं, तीव्रता बढ़ता है, लैम्डा कम होता है। तीव्रता बढ़ता है, लैम्डा कम होता है। आइए पढ़ा जाए। तीव्रता बढ़ती है, जी बढ़ती है। न्यूनतम तरंग दर बढ़ती है, नहीं, न्यूनतम तरंग दर घटती है। तीव्रता घटती है, बात तेरी की। न्यूनतम तरंग दर घटती है, जी हाँ, ये डी भी होगा। तो यहां पर आंसर ए भी होगा, यहां पर आंसर डी भी होगा। अगर आपके यहां एक ऑप्शन देना है तो आप केवल ए मार देना या डी मार देना, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में एक ही ऑप्शन देने वाला है, आप दोनों याद रख लेना। ये सवाल 14 नंबर क्लियर हो गया। 14 नंबर के बाद वाला क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में सर्वाधिक वेधकता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य, देखो एक्स किरण जो होती है वेधन क्षमता होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। जितना ज्यादा वेधन क्षमता, समझ रहे बात को ना, उतनी ज्यादा एनर्जी। इसको ऐसे समझो, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ही ज्यादा भोंकने की क्षमता, उतनी ही ज्यादा भोंक देगा। समझ रहे हो ना, भोंक देगा मतलब वेधन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर। और जितनी ज्यादा भोंकने की क्षमता उतनी ही ज्यादा आवृत्ति, और जितनी ज्यादा आवृत्ति उतनी ही कम तरंग दैर्घ्य। ये रिलेशन है, याद रखिएगा। एनर्जी बढ़ा, भोंकने की क्षमता बढ़ी, आवृत्ति बढ़ी, लेकिन तरंग दैर्घ्य एक ऐसा चीज है जो घटेगा। तरंग दैर्घ्य जितना कम उतनी ही ज्यादा भोंकेगा, आवृत्ति जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा भोंकेगा, एनर्जी जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा भोंकेगा। तो भोंकने की क्षमता तीन चीजों पर डिपेंड करती है, ऊर्जा बढ़ा दो, आवृत्ति बढ़ा दो, या तरंग दैर्घ्य घटा दो। चूंकि इन चीजों से लेना देना इस सवाल में कोई नहीं है, बस मैंने बता दिया आपको जानकारी के लिए। तो कह रहा है कि एक्स किरण भी भोंकती है, जी सर भोंकती है, लेकिन एक्स किरण जो भोंकती है, सबसे ज्यादा भोंकने वाला का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? सबसे ज्यादा भोंकने वाला का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होना चाहिए, है ना। अभी मैंने बोला ना कि जो ज्यादा भोंकेगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, और जिसकी ज्यादा ऊर्जा होगी उसकी कम होगी। तो सबसे ज्यादा जो भोंकेगा, ये देखिए यहाँ पे, ये सारे के सारे तरंग दैर्घ्य एक्स किरण के ही है, सारे के सारे तरंग दैर्घ्य के ही है, मतलब एक्स किरण के। आपको बताना है कि जो ज्यादा भोंकेगा उसका तरंग दैर्घ्य इनमें से कितना होगा। तो जो ज्यादा भोंकेगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। और 2, 4, 6, 8 में तरंग दैर्घ्य कम किसका है? 2 एंगस्ट्रॉम का है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बेहद आसान सवाल था, मजेदार सवाल था, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये बेहतर सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा इतनी है तो n बराबर 5 में। अरे भाई सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में। ये अभी मैंने बता के रखा था आपको, ये वाला बोल रहा है कि n बराबर 5 ले लो आप। n बराबर क्या ले लेना है? 5। और जब आप 5वीं कक्षा में निकालने जाओगे ना, तो ये देखो 5 का स्क्वायर 25, और जब इसको करोगे ना तो तुम्हारा भाई आ जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। कितना आ जाएगा? 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भागा दे लो और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ये फॉर्मूला याद रखो, nवीं कक्षा में ऊर्जा
-13.6 बटा में n का स्क्वायर। बहुत बढ़िया चीज है। ये देखो अब 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमणों में से किसमें ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम होगा? निचले वाले में। दूसरी से पहली में आ जाए सबसे ज्यादा, तीसरी से दूसरी में आ जाए उससे थोड़ी कम, तीसरी से दूसरी में आ जाए उससे और कम, चौथी से तीसरी में आ जाए और कम। माने जैसे ऊपर जाते जाएगा ऊर्जा कम होते जाएगा। तो सबसे ज्यादा कब ऊर्जा मिलेगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा का परिवर्तन कब होगा? जब दूसरी से पहला में आएगा। तो देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर 1 है कि दूसरी से आपको किस में लाना है? पहला में लाना है। दूसरी से किस में लाना है? पहला में लाना है। ठीक है, ये वाला आप कर लीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, देखिए संक्रमण का मतलब होता है अपनी ऊर्जा स्तर को छोड़ के दूसरी ऊर्जा स्तर में जाना, इसी को कहा जाता है संक्रमण। और यहां पे कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में आए, देखो जब उच्च कक्षा से पहले में आता है तो लाइमन श्रेणी कहते हैं। मतलब कि लाइमन कब होता है? उच्च से पहला, उच्च से पहला। उच्च से जब दूसरा में आता है तो आप उसको बामर बोलते हो। उच्च से कहां? उच्च से दूसरा, उच्च से दूसरा, समझ रहे हो? तीसरा जो है उच्च से तीसरा, उच्च से तीसरा। और पाश्चन के बाद एक ब्रैकेट होता है जो यहां पे ऑप्शन में नहीं है। 5 वो श्रेणी होता है ब्रैकेट, ये उच्च से चौथा, ये उच्च से चौथा। और ये फुंड जो आप देख रहे हैं ये उच्च से पांचवा, ये उच्च से पांचवा। ये 5 श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां जो कि मैंने यहां लिख दी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां होती हैं। जब उच्च से पहला में आएगा लाइमन, उच्च से दूसरा में आएगा बामर, उच्च से तीसरा में आएगा पाश्चन, उच्च से चौथा में आएगा ब्रैकेट और उच्च से पांचवा में आएगा तो फुंड। अब सवाल पढ़ो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, दूसरी, उच्च से दूसरा, और उच्च से दूसरा कौन होता है? बामर होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बामर श्रेणी। एक थोड़ी सी और समझ लो, लाइमन श्रेणी में जो भी किरणें निकलेंगी सब पाराबैंगनी भाग में मिलेंगी, पाराबैंगनी भाग में। बामर श्रेणी में जो मिलेंगी कुछ पाराबैंगनी में मिलती हैं और अधिकांश मिलती हैं आपको दृश्य भाग में, पाश्चन में अवरक्त भाग में, ब्रैकेट में अवरक्त भाग में और फुंड में अवरक्त भाग में। तो ये पाराबैंगनी और दृश्य, बाकी तीनों अवरक्त भाग में मिलती हैं। तो ये बात भी आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रख लो। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्त। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? देखो आएंगे बात, एक ही तो दृश्य में पड़ता है। कौन कौन मैंने बोला अभी? पहला लाइमन पाराबैंगनी, दूसरा बामर पाराबैंगनी और दृश्य, और उसके बाद सब जो होते हैं अवरक्त में। तो दृश्य भाग में कौन पड़ा? बामर पड़ा। तो आपका यहां पर जो आंसर हो जाएगा बामर हो जाएगा। ये बायर लिखा है लेकिन ये क्या है? बामर श्रेणी है ना, ये बामर श्रेणी है। तो आपका आंसर बामर हो जाएगा। ऐसे कर लो, ये लाइमन जो होगा लिख लो, इसका नोट्स बना लो तुम। लाइमन मिल जाएगा कहां पे? पाराबैंगनी, पाराबैंगनी। बामर, बामर कहां मिलेगा? पाराबैंगनी, मतलब पाराबैंगनी को यूवी लिख देते हैं, यूवी एंड क्या बोलेंगे उसको? विजिबल, दृश्य। ये नोट्स बनाना आपका जरूरी है। पाश्चन अवरक्त इंफ्रारेड, और ये भी अवरक्त इंफ्रारेड, और फुंड जो आगे आएगा वो भी अवरक्त इंफ्रारेड, है ना। तो यहां पे आपका सही आंसर कौन है? बामर है, क्योंकि बामर ही ऐसा है जो दृश्य भाग में पड़ता है, बाकी कोई नहीं। अगला 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। रिडबर्ग नियतांक की विमा क्या है? रिडबर्ग नियतांक, भैया रिडबर्ग नियतांक मतलब आर, और आर रिडबर्ग नियतांक है और इसका वैल्यू होता है 1.097 गुना 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स। तो यहां पर मात्रक, मात्रक जो है मीटर इनवर्स है, तो यूनिट भी सिंपल सी बात है, लेंथ इनवर्स होगा। तो देखो m0 L इनवर्स T0, यही वाला आपका करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर ए। समझ गया बात को? मजा आ रहा है? लाइक दबा दियो। कितना लाइक करवाइएगा सर? एक बच्चा को बोला था कि सर लाइक के लिए पढ़ाते हैं क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है कि लाइक के लिए पढ़ाते हैं। बस जानते हो ऐसे सामने तुम बैठे हुए हो नहीं, तो कैसे क्लास में जब होते हो ना तो तुमको बोल देते हैं हमने बनाया, और तुम एकदम आवाज करते हो यस सर आ गया, हमको समझ में आ गया कि मैंने अच्छा पढ़ाया। और यहाँ पे कैमरा को पढ़ा रहा है, किसको समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे मालूम चलेगा हमको? वहीं से, अंगूठा से, है ना। तो एक बच्चा हमसे पूछा था
कि सर शायद मेरे बारे में बढ़िया से जानता नहीं था कि अगर मुझे पढ़ाना है तो हम मुर्दे लोगों को नहीं पढ़ाते, हम जिंदा लोगों को पढ़ाते हैं। और जिंदा लोग जब भी पढ़ते छाती ठोक के पढ़ते, आया समझ में आया, अब हम पढ़ा रहे समझ में आइल ना आइल, ये क्या है यार? ऐसे लोग को नहीं पढ़ा सकते हम, समझ रहे ना बात को? ऐसे लोगों में तो हम रो के भाग जाएंगे यार क्लास में से, है कि नहीं? जिंदा है आप, समझ में आ रहा है तो बताइए कि आ रहा है, अपनी फीलिंग को बाहर निकालिए। और फीलिंग को बाहर निकालने के लिए क्लास में तो बहुत तरीके हैं, लेकिन फोन में तो कौन सा तरीका है? फोन फोड़ दोगे क्या? नहीं, लाइक दबा दो, कमेंट कर दो, बढ़िया सा कमेंट निकालो, एकदम कमेंट बोल रहे हैं धुआं धुआं कर देंगे, एकदम धुआं धुआं करेंगे, धुआं करना ही है। अम्मी है तुम भी धुआं करते हैं, आओ तो सलाही मत बात है ना, कहीं धुआं हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो? रीडबर्ग नियतांक की बीमा क्या है? निकल गया, मजेदार सवाल था, आ जाओ। चलिए 21 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पाराबैंगनी भाग में पाई जाती है? देखो ये बामा लिखा है, अरे भैया बामर होता है। देखो पाराबैंगनी भाग में पड़ती है, वो तो निश्चिंत लाइमन है, लेकिन पाराबैंगनी भाग में कुछ थोड़ा सा अंश बामर का भी पड़ता है, लेकिन अधिकांश दृश्य भाग में पड़ता है। तो यहां पे तो बोल रहा है कि कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का पूरा का पूरा पाराबैंगनी में तो लाइमन मिलता है ना, तो लाइमन कर दीजिए, है ना? आपका आंसर देखो एक बताया, वहां पे सारा आंसर हो रहा है। संडे को जो टेस्ट होने वाला है इसी सब क्वेश्चन में से रहेंगे, तो आपको अगर याद है तो आसानी से कर लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी मापी जाती है? अरे भैया ये क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे, अब तो सर याद हो गया। लाइमन श्रेणी मतलब पाराबैंगनी, और पाराबैंगनी कहां है? डी है ना? मजा आया सर, मजा आया, आना चाहिए, मजा तो आना ही चाहिए। ठंडा का दिन है, कोका कोला नहीं आना चाहिए, माजा ही आना चाहिए। आ जाइए। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? अरे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग पढ़े थे ना, एक सोने की पतली पत्ती ले लिए थे, बहुत सारा अल्फा कण भेजने लगे थे, फिर हमने क्या देखा कि बहुत सारा चीज तो बिना मुड़े चला गया। मतलब वहां से स्पष्ट हो गया था कि भीतर परमाणु के बहुत सारा जगह खाली है। थॉमसन ने बोला था कि भाग बुर्बक तरबूजा है, गुदे गुदे भरा है, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। परमाणु के भीतर बहुत सारा भाग खाली था, और ये रदरफोर्ड ने बताया अपने प्रकीर्णन वाला प्रयोग से। फिर क्या बोला कि 20,000 कण भेजते हैं तो एक कण जाके वापस आ जाता है। अल्फा कण का वापस आना, अल्फा कण पॉजिटिव, पॉजिटिव वापस तभी आएगा जब पॉजिटिव वहां डंडा लेके खड़ा होगा। पॉजिटिव भी पॉजिटिव को भगा सकता है, पॉजिटिव निगेटिव को तो सटा लेगा, पॉजिटिव को कौन भगाएगा? पॉजिटिव भगाएगा। तो पॉजिटिव यहां पर देखो सीधी बात है, तो यहां पे किस चीज का बात हुआ? उसी पॉजिटिव चीजवा को जो भगाया था, एक छोटा सा जगह पर केंद्रित था। परमाणु का पूरा द्रव्यमान भी वही था, परमाणु का पूरा धनावेश भी वही था, और उसको नाभिक नाम दिया गया, और नाभिक धनाविष्ट होता है। तो यहां पर जो है रदरफोर्ड ने इसी चीज की खोज करी थी अपने प्रकीर्णन के प्रयोग में, धनाविष्ट नाभिक का। किसका? धनाविष्ट नाभिक का। तो इसको आराम से आप ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन 24, और अगला क्वेश्चन 24 क्या है? देखिए, हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है। बहुत बढ़िया r है, अस्थायी कक्षा की। बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? देखो मैं बता देता हूं, ये जो आपकी त्रिज्या वाली कहानी है ना, वो n का स्क्वायर है। तो अगर दूसरी कक्षा की बात बोल रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। पहले के कंपैरिजन में कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो अगर पहले r रहा है तो अब जो है स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये भी खूबसूरत सवाल था दोस्त, ये भी खूबसूरत सवाल था। 24 के बाद 25, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के अनुसार अस्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। एकदम सही बात सर। अस्थायी कक्षा पर क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है भैया? त्रिज्या ना? हाँ त्रिज्या। तो यहां पर त्रिज्या का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं, इतना एंगस्ट्रॉम, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है n का स्क्वायर से। भैया ये n ही मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ रहे हो ना? तो ज्यादा परेशान तो तुम होना मत,
n ही मुख्य क्वांटम संख्या है। और यहां पे देखो एनर्जी जो है या रेडियस जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती है। तो ढूंढो ना, ढूंढो बाबा ढूंढो, और ऑप्शन नंबर डी तुमको मिल जाएगा। आला रे आला, सिंघम आला, है ना, n स्क्वायर। तो यहां पर आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 26। क्या है 26? माय लॉर्ड 26 क्वेश्चन आपसे तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछ रहा है शायद। En ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन Ep, ओहो बढ़िया जी बढ़िया जी, ऊर्जा अवस्था में कूदता है, मतलब n से p में कूदता है, n से p में कूदता है। तो जो तुम्हारा डेल्टा E आया होगा वो En माइनस Ep आया होगा, और ये डेल्टा E hc बाई लेमडा के बराबर होता है, तो En माइनस Ep। और अगर तुमको यहां से ये लेमडा चाहिए तो लेमडा को वहां भेजो और ये सारे भाई साहब को नीचे भेज दो, इसीलिए लेमडा बराबर hc बटा में En माइनस Ep। भैया जी हमारा आंसर आ गया भैया जी, मैं कौन सा आंसर करूं भैया जी? एक काम कर भैया, तुम बी मार दे भैया, क्योंकि बी में भी वही है जो तुम्हारा आंसर आया है भैया। आया कि नहीं आया? आया सर, आया सर, आया सर, आया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं आगे, और वो है 27। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार विकिरण कब उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन परमाणु के अनुसार जब कोई अपनी कक्षा में घूमता, जब कोई अपनी कक्षा में घूमता है, कोई इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में घूमता है ना, कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करता ऊर्जा, किसी कक्षा से नाभिक में कूदता। धत्तेरी की नाभिक में कैसे कूद सकता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं कूद सकता, तब तो उसकी अस्थायित्व की मतलब भ्रष्ट हो जाएगी ना, वो अस्थायित्व तो नहीं रह पाएगा। ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में कूदता है। जी हाँ, जब कोई इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होता है तो विकिरण उत्सर्जित होती हैं, और यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निर्माण करती थी। याद करिए, उच्च से पहला में आना लाइमन, उच्च से दूसरा में आना बामर, उच्च से तीसरा में आना पासचन, उच्च से चौथा में आना ब्रैकेट, उच्च से पांचवा में आना फुंड। जब भी आ रहा था उच्च से निम्न में आ रहा था, तो ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आएगा तभी जो है आपका विकिरण उत्सर्जित होगा, और यहां पे आपका आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा? सी। आसान सवाल था, मजेदार सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलिए दोस्त अगला सवाल करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। बोहर मॉडल के अनुसार, बोर मॉडल के अनुसार, है ना, निम्नतम अवस्था में द्विस्थित द्विआयनित लिथियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। कितनी होगी? कितनी होगी? देखो, ऊर्जा अगर निकालना है तो आपको hc बाई लेमडा करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास H और C का वैल्यू तो है लेकिन लेमडा का वैल्यू नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम अगर चाहें तो HC इंटू 1 बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। तो अगर मुझे 1 बाई लेमडा का भी वैल्यू मिल जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। 1 बाई लेमडा का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था, R इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए, बोहर मॉडल के अनुसार निम्नतम अवस्था में स्थित, निम्नतम अवस्था मतलब यहां पे N1 को लेना होगा 1, और ये आपको उच्च से आई होगी तो N2 को लेना पड़ेगा इनफाइनाइट। दोस्त 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू R के जगह पर 1.097, जेड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और यहां पर आप कर सकते हैं 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, और दोस्त 1 बाई इनफाइनाइट होता है 0। तो 1 बाई लेमडा का वैल्यू आपका आ गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 7 63 की ये कर लो ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और ये तो 1 बाई 1, ये 1 का स्क्वायर है दोस्त, 12 मत समझ लियो, ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 बाई अनंत 0 हो जाता है। 9 7 63 की 3 हाथ में लगल 6, 9 81 या 6 87 8 9 एकम 9, ये देखो इतना आ गया 1 बाई लेमडा, इतना आ गया तुम्हारा 1 बाई लेमडा। तो अब एनर्जी निकाल लेते हैं, HC, है ना। अब मुझे एनर्जी चाहिए, अब मुझे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बराबर HC अब बटा में लेमडा, H का 6.6 गुना 10 के पावर ये माइनस 34, C 3 गुना 10 के पावर 8,
अब बट्टा में लेमडा कितना कर सकते हो, है ना, कितना कर सकते हो, ये देखो आर का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो 10 के पावर 7 यहाँ पे होगा ना, इतना ही नहीं होता, गुना 10 के पावर 7 आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 10 के पावर 7 छूटा हुआ ना, यहाँ पे 10 के पावर 7 लिखना पड़ेगा, तो ये आप लिख सकते हो यहां से 10 के पावर 7 बाई लेमडा 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34, सी का मतलब हो गया 3 गुना 10 के पावर 8 और गुना 1 बाई लेमडा यहाँ पे आया हुआ 1 बाई लेमडा 9.8 गुना 10 के पावर 7, और ये जो आएगा ना, ये जो आएगा देखो भैया यहाँ पे तुम दिमाग में बिठा लेना, ये मैंने करा है HC और 1 बाई लेमडा का ये वैल्यू जो आएगा वो जूल में आएगा, लेकिन ऑप्शन आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, इसको 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 से भाग दे दीजिएगा, और इतना से भाग देने के बाद आपका जो आएगा वो होगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कैलकुलेट करके देख लें और यहां से आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना, डी आ जाएगा। ये पावर तो अपने खत्म हो जाएगा, -34 और ये ऊपर जाके ये जोड़ने के बाद 34 हो जाएगा, खत्म। इनको गुणा करो, इससे डिवाइड करो, आ जाएगा आपका, है ना। तो ये भी अच्छा सवाल था, खूबसूरत सवाल था, ये आप लोग 2 बार प्रैक्टिस करें कम से कम, अभी के अभी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखा था आप लोगों ने, कैथोड किरणें निगेटिव होती थी, एक्स किरणें बनी होती, ये पूछ रहा है। देखो आपको चैप्टर नंबर 8 में विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाया था मैंने, और मैंने बोला था कि एक्स किरण की भांति एक्स किरण में सारे विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण होते हैं, और एक्चुअली ये कहिए ना कि एक्स किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सी नंबर की सर विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अच्छा एक बात बताइए सर, ये एक पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, बताइए, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पहले दिमाग में बिठा लो। विद्युत चुंबकीय तरंग कोई भी हो, कोई आवेश नहीं होता उन पर, मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये न्यूट्रल होती हैं, तो ये न्यूट्रल होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, और ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, और शायद ये आखिरी सवाल है आज के इस वीडियो का, ये आज के वीडियो का आखिरी सवाल। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, फिर से याद दिला दूं, लाइमन पाराबैंगनी भाग में, बामर पाराबैंगनी और दृश्य में, और उसके बाद जो आती हैं ब्रैकेट, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों अवरक्त भाग में पड़ती है। तो पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इनको छोड़ के अगर बामर और लाइमन में से कोई है तो आप उसको आंसर कर देना। तो जी सर ये लामन है, लामन नहीं लाइमन होगा, है ना, तो लाइमन आपका। तो दोस्त ये था आपका 30 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए क्या है, सवाल है क्या, सवाल है क्या, देख लेते हैं, उम्मीद तो नहीं है। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त हुआ। ये था आज की हमारी प्यार भरी मूवी, जिसका मूवी का नाम था परमाणु एटम। ये तीनों क्वेश्चन में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा, क्या चीज आपको खटकी, क्या कमी लगी, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मोबाइल नंबर से टाइप करके भेज सकते हैं। और एक बात दोस्त, अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको फिजिक्स कमजोर है, या जो फिजिक्स में अपना मार्क्स बेहतर करना चाहते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग उन्हें बेहिचक प्रिंस सर के पास भेजें, जो कि मैं हूं, और मैं वादा करता हूं आपके भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा, कभी भी टूटने नहीं दूंगा। आप जो एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे उससे कहीं बेहतर चीजें आपको दे के भेजूंगा। तो दोस्त नया बैच सेकेंड ईयर का तुरंत आने वाला है जनवरी में, तो आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन जो भी हैं उनको बता दीजिए कि रेडी हो जाइए, प्रिंस सर का बैच आने वाला है। अनारकली उठ जाओ, प्रिंस सर का बैच आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।